सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बाकी के रेसेस के लोग पहुंच जाते हैं और ये लोग इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो लू फेंग का एक क्लोन था और इनके होश तब उड़ जाते हैं जब लू फेंग इनके सामने सही सलामत आता है। इस दौरान जो आइलैंड लॉर्ड होते हैं वो भी सभी को क्लियर मैसेज दे देता है कि कोई भी अगर एंसेस्टर गॉड एकेडमी के इनहेरिटर लू फेंग को चोट पहुंचाएगा या फिर उसे मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर खुद आइलैंड लॉर्ड आकर जब ये बात कहते हैं तो सभी रेसेस के लोग जो कि लू फेंग के लिए गलत इंटेंशंस को रखते हैं उन्हें एक क्लियर मैसेज मिल जाता है। और आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आइस वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहने लगता है कि मैं इस ब्लेड रिवर किंग को और ज्यादा पनपने नहीं दे सकता, फ्यूचर में ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हमारी ये चाल तो नाकाम हो गई, बताओ अब आगे तुम लोग क्या करने वाले हो। जिस पे सामने मौजूद यहाँ पर वो जायंट सा मॉन्स्टर कहने लगता है कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त वो एंसेस्टर गॉड सेक्ट के अंदर मौजूद है जहाँ पर जो अरोरा नाइट्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो फिलहाल उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और तो और आइलैंड लॉर्ड ने जो सबको लास्ट टाइम वार्निंग दिया है ना, तो मॉन्स्टर क्लैन से लेकर जितने डीमन क्लैन है और अलायंस के लोग किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि उनके खिलाफ जाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आइस वुल्फ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि एक बार ये मेरे हाथ लग जाए मैं इसे मिटा के रख दूंगा। इस दौरान हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आइलैंड लॉर्ड के पैलेस के अंदर कल्टिवेट करने में फोकस कर रहा था और अब उसने बीस्ट गॉड के जो 7th फॉर्म था 3rd वॉल्यूम का उसे बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लिया है। मेरा सिल्वर विंग भी 2nd लेवल पे अपडेट हो चुका है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि अब मेरी क्लोन बॉडी के बारे में काफी लोगों को पता चल रहा है और तो और यूनिवर्स के जो पावरफुल रेसेस के लोग हैं वो लोग मुझे जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में जो हमला मेरी क्लोन बॉडी पे हुआ वो आज नहीं तो कल मेरी रियल बॉडी में भी होगा, इसके लिए मुझे अभी से तैयार रहना होगा। अब यहाँ से लू फेंग डिसाइड करता है कि वो अपने 3rd क्लोन बॉडी को भी बनाएगा और जिसके लिए वो बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस पावर का भी यूज करेगा और इसके लिए बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो है एंसेस्टर गॉड का सीक्रेट रीजन, जहाँ पर जाके मुझे इस काम में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। यहाँ मौजूद जो लाइफ फॉर्म्स है इनका यूज करके मेरा क्लोन बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट भी हो जाएगा और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे लू फेंग डिसाइड कर चुका था तो अब वो सीधा यहाँ आइलैंड लॉर्ड के जो पैलेस से बाहर निकलते साथ ही यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा एंसेस्टर गॉड के जो सीक्रेट रीजन है वहाँ पे आ जाता है। रात साथ ही यहाँ के खतरे को वो भांप लेता है तो निकालते अपनी क्लोन बॉडी को और यहाँ पे डेमोनिक क्लोन बॉडी को सीधा आगे की तरफ रवाना कर देता है। यहाँ पे ये फुल स्पीड पे बढ़ रहा था कि तभी पीछे बाबा यहाँ लू फेंग को आगाह करते हुए कहती है कि याद रखना ये जगह जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है उतनी ज्यादा खतरनाक है, यूनिवर्स वनरेबल भी यहाँ पर आने से हिचकते हैं। उसकी बात सुनकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल के लिए लाइफ ट्री के एक लीफ की जरूरत है जिसके चलते मैं अपने 3rd क्लोन बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा क्योंकि मैं फ्यूचर में मेरे दुश्मन के रहमो करम पे जिंदा रहना नहीं चाहता। यहाँ पे लू फेंग और क्लोन बॉडी दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी इनके सामने एक बड़ा सा वॉर्टेक्स नजर आता है और जैसे ही इसके उस पार ये लोग जाते हैं तो यहाँ के माहौल को देखकर लू फेंग समझ चुका था कि क्यों बाबा ने कहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। कि तभी यहाँ पर लू फेंग को अपने सामने बहुत मिस्टीरियस से सिल्वर पेटल से बना हुआ एक बहुत बड़ा रिंग नजर आता है, साथ ही उसके सामने एक बॉल भी मौजूद था जिसे देखकर लू फेंग बाबा से इसके बारे में पूछता है और कहता है कि जरा बताओ आखिर ये चीज क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई ट्रेजर हो। अब यहाँ बाबा बाहर आते साथ ही से एग्जामिन करते हुए कहने लगती कि क्या बात है, अगर जो मैं सोच रही हूँ ये वही है तो फिर तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। इस दौरान लू फेंग उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी वो एक गलत जगह पर पैर रख देता है जिसके चलते वहाँ का सक्शन फोर्स उसके ऊपर पड़ने लगता है और वो तेजी से इसके अंदर जैसे समा रहा हो और तभी यहाँ पर उसके जो डिमोनिक क्लोन बॉडी का जो कोर होता है उसके अंदर यहाँ पे ये जो ट्रेजर की पावर है ये तेजी से फ्लक्चुएट करते हुए इसके अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है और ये चीज जब लू फेंग नोटिस करता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और फिर वो बाबा को हैरानी के साथ पूछता है और कहता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर ये जो मिस्टीरियस सी चीज है इसकी पावर मेरे डिमोनिक कोर के अंदर क्यों समा रही है। इस दौरान यहाँ पे बाबा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है पर यहाँ पर वो थोड़ी बहुत रिसर्च करके और डीप एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन के पास पहुंच जाती है और फिर बताने लगती है कि असल में जिस जगह पर तुमने पैर रखा है वो असल में इस लेक का ही हिस्सा है और यहाँ ये जो लेक है ये पूरी तरीके से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है और यहाँ पर ये जो सिल्वर ब्लेड्स और जो क्रिस्टल्स को तुम देख रहे हो इनका जो कोर है ना इसके अंदर इसकी एनर्जी स्टोर होती है
है। और जैसे कि स्पेस हार्ट कहा जाता है जो कि यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया है कि ऐसी चीज है जिसके अंदर प्योर स्पेस लॉ मौजूद है। और जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जो डिमोनिक क्लोन बॉडी है इसके कोर के अंदर जो है स्पेस लॉ की थोड़ी पावर है, जिसके चलते इसने इसे अट्रैक्ट किया और तब से लेकर अब तक लगातार स्पेस हार्ट की जितनी भी एनर्जी है और जितने भी इसके अंदर स्पेस लॉ मौजूद है, तुम्हारा जो डिमोनिक बॉडी का कोर है वो उसे अब्सॉर्ब कर रहा है, और जो कि तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। इस दौरान इसकी तरफ एक मिस्टीरियस अटैक हो जाता है, लेकिन लो फेंग बावाता को साइड करके उसे बचा लेता है। लो फेंग यहाँ पर तेजी से भागने लगता है और वो समझ चुका है कि कोई यूनिवर्स वनरेबल लेवल का बंदा उसके पीछे पड़ चुका है। और यहाँ पर उसकी आवाज लो फेंग को सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि ये स्पेस हार्ट ये मेरा ट्रेजर है, ये मुझसे बिलोंग करता है, और जो भी मेरे ट्रेजर को चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि लो फेंग के ऊपर उसका अटैक असर नहीं करता, जिसके चलते ये बंदा पलक झपकते इसके पास आ जाता है और वो भी ये देखकर हैरान था कि लो फेंग के ऊपर उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। तो वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक है जिसके चलते मेरे इस अटैक की वजह से तुम्हारे सोल का छोटा सा फ्रेगमेंट भी डैमेज नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए एक खतरा और मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर रेस का ये जो बंदा था ये इमीडिएटली लो फेंग के ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है। लो फेंग इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसका जो सेंसर होता है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लगता है और अगले ही पल वर्चुअल यूनिवर्स से कॉन्टेक्ट करने वाला ये सेंसर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी यहाँ पर लो फेंग काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकते और तुम्हें किसने मारा है ये बात तुम किसी को बता भी नहीं सकते। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो वापस से उसे अपने टेल से जकड़ते हुए उस पर एक अटैक करने को आता है। इस दौरान लो फेंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मैं भी खुद को मार के तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे काफी दूर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते लो फेंग उसकी ग्रिप से आजाद हो जाता है और फिर वो उस पूरे एरिया को सील करते हुए कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके 5 अरोरा लेक के सामने मुझे दोषी ठहराना चाहते हो ताकि 5 अरोरा लेक तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराए, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस को ही सील कर दिया है। साथ ही यहाँ का ये जो स्पेस हार्ट है ये भी सही सलामत है। यहाँ पे लो फेंग कहने लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास दूसरा सेंसर नहीं? कि तभी हम देखते हैं लो फेंग यहाँ पर अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि बस मुझे एक मैसेज करने की देर है, फिर तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगा और तुम्हारा ये जो ट्रेजर है ना ये हार्ट स्पेस, इसके बारे में भी सबको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि उसका एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरीके से चेंज हो जाता है। कि तभी लो फेंग मन में कहने लगता है कि मुझे बस यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताना है क्योंकि मेरा जो डिमोनिक कोड है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्पेस हार्ट की जितने भी पावर है उसे अब्सॉर्ब किए जा रहा है। इस दौरान यहाँ पर वो जो बंदा था वो लो फेंग से कहता है कि बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? लो फेंग को तो बस यहाँ पे वक्त बिताना था और वो कहने लगता है कि मुझे असल में इस ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे तो बस यहाँ से सेफली निकलना है और मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए कि जब मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और किसी को इस बारे में बताऊंगा नहीं तो तुम भी मेरे पीछे मुझे हंट करने नहीं आओगे। इस दौरान हम देखते हैं कि लो फेंग के कोर ने ऑलरेडी इसके 90% से ज्यादा की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही अजीब सी फ्लक्चुएशन होती है और यहाँ पे इस बंदे को लगता है कि इसका बरसों पुराना इंतजार अब जाके खत्म होगा क्योंकि इस बंदे की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये जो स्पेस हार्ट है ये अब मैच्योर हो चुका है। यहाँ पे लो फेंग को सारा माजरा समझ आ चुका था, तो वो यहाँ से कहने लगता है कि सीनियर मुझे आपके मामलों में दखल नहीं देना, आप यहाँ इसके साथ रहिए, मेरी बॉडी यहाँ की जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है इसे झेल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब ये कहते साथ ही सीधा उसी लेक की तरफ लो फेंग रवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा था इसकी निगाहें तो बस स्पेस हार्ट पे टिकी थी और वो कम्प्लीटली लो फेंग और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो यहाँ पे ये बात सोच के खुश था कि फाइनली अब उसे कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन तभी स्पेस हार्ट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है और एक तेज धमाके के साथ। लेकिन यहाँ पे स्पेस हार्ट की जो बची कुछ एनर्जी रिलीज होती है उसे देखते साथ ही यहाँ पर ये जो बंदा था उसे गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो पाता है कि ये सब कुछ कम्प्लीटली यूजलेस है और सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लो फेंग को देखते हैं जो कि जहाँ पर वो उस लेक के अंदर समा जाता है और इसके अंदर से होते हुए एक पोर्टल से सीधा कहीं और ही पहुंच जाता है। कि तभी बावाता यहाँ पे अपीयर होते साथ ही लो फेंग की तारीफ करती है और कहने लगती है कि तुमने कमाल का दाव खेलकर उस बंदे को बेवकूफ बना दिया और सारा देखो तुम्हारी ये डिमोनिक क्लोन बॉडी स्पेस लॉ के पावर के चलते कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अब तो ये सेक्टर लॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ बीस्ट गॉड की तुलना में ये उतना ज्यादा भी नहीं। इस दौरान यहाँ पे बातें चल रही थी कि तभी बावाता को लो फेंग अपना स्पेस हार्ट डोमेन दिखाता है और यहाँ
कहा। बावता से लू फेंग कहने लगता है कि स्पेस हार्ट के चलते जो 10,000 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। ये सुनकर तो बावता काफी ज्यादा सरप्राइज थी, और क्योंकि वो उससे टच थी तो जिसके चलते वो भी उसके स्पेस डोमेन को देख पा रही थी। इसी दौरान अब यहाँ पे बातें करते करते पलक झपकते ही वो अपनी रियल बॉडी के पास पहुंच जाता है, और अभी ये दोनों यहाँ से मिलकर वर्ल्ड ट्री को ढूंढने का सफर शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग को जो उसकी क्लोन बॉडी थी स्पेस रिंग में रखते साथ ही पलक झपकते ही काफी दूर निकल जाती है। लेकिन फिर लू फेंग को बाहर रख के उसकी क्लोन बॉडी यहाँ से आगे जाने लगती है, क्योंकि यहाँ से आगे का सफर काफी ज्यादा रिस्की है। तो वो चलते चलते काफी दूर निकल जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक रिमोट लोकेशन है, और यहीं पर मौजूद था वो वर्ल्ड ट्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्लोन बॉडी ये देखकर कहने लगती है कि अब फाइनली हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इस दौरान लू फेंग बताने लगता है कि मेरी क्लोन बॉडी तो इससे बन जाएगी, लेकिन मैं इसके अंदर काफी सारी डिवाइन पावर्स भी इस ट्री की मदद से इंसर्ट कर पाऊंगा, और तो और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि फॉरेन कल्टीवेटर्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस दौरान वो वापस से स्पेस के साथ मर्ज होते हुए वर्ल्ड ट्री के पास मौजूद एक डीप फॉरेस्ट में अपीयर होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्री के आसपास के जो टेंटिकल्स होते हैं वो उस पे हमला कर देते हैं, और ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लू फेंग खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे जाके छिप जाता है। तो यहाँ पर लू फेंग नोटिस करता है कि जो कॉटन फ्लावर्स होती है उन्हें ये जो टेंटिकल्स है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद को उसमें ट्रांसफॉर्म करते हुए यहाँ से आगे का सफर तय करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग को चलते चलते 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और अब यहाँ हम हमारे लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो ये नजारा देखकर कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि यार मुझे बस एक पत्ता चाहिए और उसमें इतना टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग गुस्से से बिल्कुल पागल होने लगता है, और अपनी सारी भड़ास हो यहाँ पर पापा पे उतारते हुए कहने लगता है कि आखिर इस रुई के टुकड़े को इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर वो खुद ही यहाँ से उसे फूंक मार के आगे भेजने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पे लू फेंग को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर बावता खुद भी बहुत डर जाती है कि तभी आटुका उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन बावता यहाँ पे उसे पकड़ते साथ ही बहुत अच्छा सबक सिखाती है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वो जो लू फेंग का क्लोन बॉडी था वो उस ट्री के बहुत करीब पहुंच जाता है। ये देखकर लू फेंग और बावता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और लू फेंग उसकी एक पत्ती को पकड़ते हुए जोर से उसे खींचने की कोशिश करता है। लिटरली वो अपना सब कुछ यहाँ पे लगा देता है, और यहाँ लू फेंग भी कहता है कि हाँ बस एक पत्ती तोड़ लो फिर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उस ट्री की कॉन्शियसनेस जाग जाती है, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे मामूली से कीड़े की इतनी हिम्मत है कि मुझसे पूछे बगैर मेरी पत्तियां तोड़ो। हाँ, ये कहते हुए वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय होकर उसे अपने ऊपर से गिरा देती है। यहाँ पे लू फेंग इसकी पावर का नमूना देखते साथ ही कहने लगता है कि सेक्टर लॉर्डी की बॉडी को पोजेस करने के बावजूद भी ये एक एम्परर लेवल की पावर को पोजेस करती है, और इसने मेरी बॉडी को पलक झपकते ही यहाँ पे चकनाचूर करती है। अब यहाँ पे लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी फायर गॉड ओरिजिनल क्रिस्टल को बाहर निकालती है। ये देखते साथ ही इसकी जो क्लोन बॉडी थी वो यहाँ पे वापस से अपना शेप लेकर उस क्रिस्टल को बाहर निकालती है, और कहती है कि हाँ इसके जरिए से तो मैं इसे बहुत आसानी से इंजर्ट करके इसके एक बहुत बड़े से टहनी को ही तोड़ के यहाँ से ले जाऊंगा। अब लू फेंग की बॉडी यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए उस वर्ल्ड ट्री के बहुत करीब पहुंच जाता है, और सीधा घुमा के उस फायर क्रिस्टल को इसकी तरफ थ्रो करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि वर्ल्ड ट्री के एक बहुत बड़े से ब्रांच को काट के उससे अलग कर देता है। लेकिन बचे कुछ जो पत्ते थे ये वर्ल्ड ट्री उन्हें वापस से अपने साथ जोड़ लेती है। लेकिन इस दौरान लू फेंग की क्लोन बॉडी सीधा उस बड़े से ब्रांच को पकड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये चीज जैसे ही वो वर्ल्ड ट्री देखती है तो वो अपने फादर को यहाँ पे बुलाते हुए कहती है कि फादर जरा देखिए, यहाँ पर किसी ने घुसपैठ कर दिया और ये मेरे एक टहनी को तोड़कर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह रही था कि तभी इसके फादर की आवाज लू फेंग को सुनाई देती है, और यहाँ पे लू फेंग जो कि उस स्पेस हार्ट का यूज करते हुए टेलीपोर्ट करने वाला था कम्प्लीटली वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका था। इस दौरान उसका फादर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मेरी बेटी को तुम हार्म करो, अब तुम जिंदा रहने के लायक नहीं। इस दौरान यहाँ पर वो जो वर्ल्ड ट्री थी उसका जो भाई था वो यहाँ पर उसको मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, आज अगर फादर ना होते तो तुम्हारा खेल तो कब का खत्म हो चुका होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग के इस क्लोन बॉडी को ये वापस से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान उसका फादर अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुम जरा सी भी लापरवाही बरतती ना तो ये जो कोई भी था ये तुम्हारी टहनी को तोड़कर हमसे काफी दूर चला जाता। अब यहाँ पे उसकी बेटी कहने लगती है कि पर फादर, मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे मारना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे ये मौका छीन लिया। यहाँ पे उसके भाई इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसका फादर यही कहता है कि अगर तुम्हें सच में किसी ऐसे एलियन रेस के बंदे को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को ताकतवर
घर बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग की ओरिजिनल बॉडी ये समझ चुकी थी कि यहाँ पर जिस बंदे ने उसकी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो एक यूनिवर्स वेनरेबल है जिसकी ताकत का हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मानता हूँ कि चलो तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम लोग मुझे अपनी एक पत्ती नहीं दे सकते? ये तो कितनी ज्यादा नाइंसाफी है। इस दौरान आटुका और बाबाता अपने में लगे हुए थे और यहाँ बस लू फेंग की बातें सुने जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग कहता है कि ठीक है, फिर इस बार मैं एक ऐसे रास्ते को अपनाऊंगा कि इन्हें मौका तक नहीं मिलेगा मुझ पे हमला करने का, और फिर मैं बिल्कुल सही सलामत उस लीव के साथ यहाँ पे वापस भी आ जाऊंगा। बस तुम लोग देखते जाओ कि आगे आगे मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहते हुए लुओ फेंग एक इविल सी स्माइल देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।